तो हम सब संविधान में जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे खास करके संवैधानिक विकास, इसके अलावा संविधानवाद, संविधान की व्याख्या, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा है प्रस्तावना, संविधान सभा से संबंधित सारे तथ्य, और इसके बाद हम सब संविधान के अन्य टॉपिक को देखते हैं। इन अन्य टॉपिकों में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में हम आपको बहुत ही तथ्यात्मक चीजें हैं, एक हमारी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों को हम बता दें इसमें, और साथ ही साथ भारतीय संविधान के भाग, यानी कि किस भाग में कौन सा प्रावधान है, इस चीज को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम सब भाग 1 से शुरू कर देंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर क्रमशः संविधान आगे बढ़ेगा। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम सब डिस्कस करेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियां क्या हैं, कितनी हैं, और उनके विषय क्या क्या हैं। तो अगर आप पढ़े हैं तो ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, और उसके बाद जरूरत के हिसाब से 4 अनुसूचियां विभिन्न संशोधनों द्वारा समय समय पर जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां थी, 4 इसमें बाद में जोड़ दी गई हैं, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या या कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अनुसूचियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पीसीएस 2019 का जो प्री था उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे 3 क्वेश्चन शायद अनुसूचियों से आए थे। कभी इनसे पूछ लेते हैं किसमें कौन सा विषय है या नहीं है, या छठी अनुसूची में कौन से राज्य का उल्लेख नहीं हुआ है, भाषा आदि से क्वेश्चन बना सकते हैं, शक्तियों का वितरण पूछ सकते हैं, कई बार 4 अनुसूचियां दे करके उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो अनुसूचियों से हमेशा ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, और ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे आराम से। तो ये पहली चीज ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में 12 है, यानी कि 4 अनुसूचियां बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। अब हर अनुसूची को देख लेते हैं और उसके विषय को भी समझ लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, आप इसको देख लेंगे, अपने हिसाब से लिख लेंगे। हमारे संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी हमारी जो प्रथम अनुसूची है इसमें हमारा भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो देखिए रटने के लिहाज से तो आप इतना ही पढ़ते हैं कि हमारी प्रथम अनुसूची में क्या आता है, यानी हमारा भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, जब भारत के राज्य क्षेत्र की बात करता है, जैसे अनुच्छेद 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो संघ में राज्य और संघ शामिल है। लेकिन जब राज्य क्षेत्र की हम बात करते हैं तो राज्य क्षेत्र शब्द व्यापक है, इसको आप ध्यान से देख लेना, आगे भी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। राज्य क्षेत्र जो शब्द होता है, यानी कि एक शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है राज्य क्षेत्र, तो राज्य क्षेत्र में सभी शामिल होते हैं, खास करके 3 प्रकार की इकाइयां शामिल होती हैं। एक वे जो राज्य हैं, एक वे जो संघ शासित प्रदेश, और एक इसमें यह भी हो सकता है कि अगर भारत कोई नया क्षेत्र अर्जित करता है मतलब जिस पर भारत की संप्रभुता हो, यानी वो युद्ध में जीता गया क्षेत्र हो सकता है, या कोई विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण हो सकता है, या स्वैच्छिक तौर पे कोई क्षेत्र हमारे अंदर शामिल हुआ हो। तो राज्य एक इकाई है, संघ राज्य क्षेत्र दूसरी इकाई है। यहां पर ध्यान रखना, जब हम संघ की बात करते हैं तो वहां पे लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी वहां पे ये बताया गया है कि राज्य में, यानी राज्यों का संघ, यानी संघ में राज्य आते हैं, लेकिन उसके अलावा राज्य के अलावा भी भारत में इकाइयां हैं। तो राज्य क्षेत्र जो है वो संघ से व्यापक शब्द है, इस बात को आप ध्यान रखना। जब राज्य क्षेत्र शब्द की बात करेगा तो उसमें आएंगे राज्य, दूसरा आएगा उसमें संघ शासित प्रदेश, और तीसरा उसमें आएगा समय समय पर भारत यदि किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो अधिग्रहित क्षेत्र भी इसमें आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो फिर से सुनिए, यहाँ पर जब हम संघ की बात करते हैं तो संघ किसका, राज्यों का संघ। लेकिन जब हम राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो राज्य क्षेत्र में ये तीनों चीजें आती हैं,
यानी राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा, राज्य आएगा, यानी राज्य आएंगे सारे, संघ शासित प्रदेश आएंगे, और उसके अलावा तीसरी चीज इसमें आती है कि यदि भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ हमारा इनक्लेव का अंतरण हुआ, अंतः क्षेत्रों का अंतरण हुआ, अंतरण मतलब आदान प्रदान, तो जो क्षेत्र हमारे अंदर में आया या हमारे भारत के पास आया तो वो हमारा क्षेत्र हुआ और हमारी उस पर संप्रभुता हुई, तो वो भी हमारे संघ या राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो इसको आप समझने का जरूर प्रयास करेंगे कि संघ में सिर्फ राज्य आते हैं, यानी राज्यों का संघ होगा, और राज्य क्षेत्र में राज्य भी आते हैं, संघ शासित प्रदेश भी आते हैं और अधिग्रहित क्षेत्र भी आते हैं। तो हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इसमें सभी राज्य, संघ शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र यदि भारत अधिग्रहण करेगा तो वो भी इसमें आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होता है, तो आपका जवाब होगा प्रथम अनुसूची। जैसे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि भारत में किसी नए राज्य का गठन होता है तो किस अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होता है, तो आपका जवाब होगा प्रथम अनुसूची। किसी भी नए राज्य के गठन करने के लिए या किसी अधिग्रहित क्षेत्र को यदि हम ग्रहण करते हैं तो हम यहाँ पर संशोधन अवश्य करेंगे। तो ये प्रथम अनुसूची है भारतीय संविधान की। इसका विषय क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारतीय संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन आते हैं। तो संक्षिप्त में इसमें क्या आता है, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन। अब ये पदाधिकारी कौन है, जैसे इसमें आएगा राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, या जैसे कैग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति। तो जैसे कुछ आप ध्यान रख लीजिए, बाकी आप देख लेना। इसमें क्या आते हैं, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल। इसके अलावा जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आप आगे जोड़ देना, मैं कुछ बता दे रहा हूं आपको। तो द्वितीय अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन आएंगे। जैसे कुछ मैं आपको बताता हूं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, इसके अलावा राज्यसभा के सभापति का वेतन या उपसभापति का भी इसमें आप आगे ऐड कर लेना। तो ये कुछ अधिकारी हैं, यानी कि जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, राज्यपाल का वेतन है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है, लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन है, राज्यसभा के सभापति का वेतन है। जैसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनता है, जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन पाता है। जैसे एग्जाम में एक बार ये कथन कारण में भी क्वेश्चन आया है कि उपराष्ट्रपति के पद का कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं होता है, यानी उपराष्ट्रपति का अपने पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं होता है, और वो वेतन भी किसका पाता है, राज्यसभा के सभापति के तौर पे। वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे कार्य करता है और इसी का वेतन पाता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, पद त्याग में या पद रिक्त होने की स्थिति में जब वो राष्ट्रपति का काम करता है कार्यवाहक तौर पर, तो वो राष्ट्रपति का वेतन पाता है। तो यदि अगर आप संवैधानिक रूप से विचार करेंगे तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। उसको वेतन किस तौर पर मिलता है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके ये काम आएगा। तो जैसे इसमें आप ध्यान रखना, आगे आप ऐड कर लेना, इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन आते हैं। तो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मैंने बताया, सभी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आप उसको लिस्ट कर लेना बुक से। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, तो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन आते हैं किस अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में। और इस बात को जो मैंने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बताया उसको जरूर आप ध्यान रखना। इसके बाद जो आपकी तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में
इन्हीं जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ आती है। तो हमारे जो पदाधिकारी होते हैं, संवैधानिक जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, संक्षिप्त में लिख रहा हूं, उनकी शपथ आती है। तो कौन से संवैधानिक पदाधिकारी? देखिए, एक चीज इसमें ध्यान रखना है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं आती है। इनकी शपथ विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा अलग से संविधान में बताई गई है। जब आप पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में आपको मिलेगी, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति की अलग अनुच्छेद में, राज्यपाल की अलग अनुच्छेद में। तो ये 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ इसमें नहीं आती है। बाकी जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो जैसे आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा कि तीसरी अनुसूची का विषय क्या है, तो जो हमारे पदाधिकारी हैं, यानी हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन सब की शपथ इसमें आती है। तो वो शपथ का प्रारूप या शपथ कैसे लेंगे, किसके समक्ष लेंगे, तो उन सब का ब्यौरा कहां पर दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आप निकाल लेंगे कि हाँ, किसकी किसकी शपथ इसमें आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 शपथ प्रमुख तौर पे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके अलावा राज्यपाल, इनकी शपथ अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी शपथ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीसरी अनुसूची में नहीं आती है, यानी कि इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप देख लेंगे कि किसकी किसकी शपथ आती है बुक से। यदि उसके बाद आपको ना समझ में आए तो मैं बहुत लंबा में नहीं करना चाहता कि मैं एक एक शपथ आपको बताऊं, लेकिन मैं मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया कि किसकी शपथ, यानी राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की शपथ इसमें नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे अगर हम देखेंगे तो जैसे संसद सदस्य हैं, या जैसे संघ के मंत्री हैं, या जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, या कैग जैसे अधिकारी हैं, उन सबकी शपथों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो शपथ को आप जरूर ध्यान रखेंगे, किस अनुसूची में आती है? तीसरी। इसके बाद जो भारतीय संविधान की हमारी चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन, यानी कि इसमें हमारा जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, उसको हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो राज्यसभा में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टोटल 245 सीटें वर्तमान में होती हैं, लेकिन इनमें से 233 सीटें ही निर्वाचित सदस्यों की होती हैं, या 233 सीटों पर निर्वाचित सदस्य आते हैं, यानी कि इन 233 सदस्यों का चुनाव होता है। और इनका चुनाव करता कौन है? विधानसभाएं करती हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। कुछ लोग तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं कि राज्यवार राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि राज्यसभा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राज्यों का प्लस उन संघ शासित प्रदेशों का भी नेतृत्व होता है या प्रतिनिधित्व होता है जहां पर विधानसभाएं हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो चौथी अनुसूची में क्या आता है? चौथी अनुसूची में जैसे इसको इस तरह से बहुत लोग पढ़ते हैं कि चौथी अनुसूची में आता है कि राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन या राज्यवार राज्यसभा सीटों का आवंटन, लेकिन मैं ये शब्द नहीं पढ़ाता या मैं आपको ये नहीं बताता, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन का सामना मुझे करना पड़ा है कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का होता है, या जिसको कह सकते हैं केवल राज्यों का होता है, केवल संघ शासित प्रदेशों का होता है, राज्यों और संघ शासित प्रदेश दोनों का होता है, या और बेहतर करने के लिए विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों का होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक अगर आप ध्यान देंगे तो राज्यों के साथ साथ ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं अस्तित्व में हैं, उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे अब नए जो हमारे प्रावधान है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वाला होगा, तो उसका प्रावधान जैसे ही आएगा वहां से सीटों का आवंटन हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी से पहले भी राज्यसभा सीटों का आवंटन होता रहा है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी दोनों से राज्यसभा सीटों का आवंटन पहले भी होता रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में किसका नेतृत्व होता है, तो आप बताएंगे राज्यों का प्लस ऐसे संघ शासित प्रदेशों का जहां पर विधानसभाएं अस्तित्व में हैं, वहां पे
राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में आता है? चौथी अनुसूची में आता है। और मैंने आपको बताया कि 245 में से निर्वाचित कितनी होती हैं? 233। इन्हीं 233 का बंटवारा राज्यों और उन संघ शासित प्रदेशों के तहत किया जाता है जहां पर विधानसभाएं मौजूद हैं। इसके बाद हम सब चलते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। तो पांचवी अनुसूची में क्या आता है? हमारे जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन इसमें वर्णित किया गया है। यानी पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें अनुसूचित जनजातियों और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, यानी कि अनुसूचित जनजातियां और उनके जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में विशेष तौर पे बताया गया है। उसके बाद हमारी जो छठी अनुसूची आती है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी हमारी जो छठी अनुसूची है उसमें 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। यानी कि आप ध्यान से देख लेंगे, जैसे यहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बना है। जैसे कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि छठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख नहीं हुआ है, या किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख नहीं हुआ है। तो जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के नाम आपको बहुत ध्यान से देख लेने हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, कई बार आपको मिल जाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? छठी अनुसूची में। तो पांचवी में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, लेकिन जो छठी अनुसूची है उसमें विशेष तौर पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारी जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, या कह सकते हैं कि इसमें शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं और शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, कैसे है? इसी में आपका वर्णित है। एक आपकी संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची और एक आपकी समवर्ती सूची। तो जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी संघ राज्य के बीच में खास करके शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 7वीं अनुसूची के अंदर 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची है पहली, और दूसरी कौन सी है? राज्य सूची है, और तीसरी समवर्ती सूची है। जैसे इसमें 97 और वर्तमान में गणना के लिहाज से 100 विषय हैं, इसमें 61 विषय हैं और इसमें 52 विषय हैं। संविधान लागू होते समय राज्य सूची में 66 विषय थे। 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो यहाँ 47 से 52 हो गए थे और वहां 66 से 61 हो गए थे। हम सब जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो विस्तार से इनको पढ़ेंगे, इनका अर्थ पढ़ेंगे और अवशिष्ट शक्तियां आदि जानेंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन तथ्यात्मक बनता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो शक्तियों का बंटवारा है। किसके बीच? संघ और उसकी जो इकाइयां हैं यानी राज्यों के बीच। तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विचार दिया गया है। 3 प्रकार की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है।
या 3 प्रकार की सूचियां यहाँ पर बताई गई हैं। संघ सूची जो संघीय कानूनों से संबंधित है, संघ किस विषय पर कानून बना सकता है। राज्य सूची राज्यों के विषय हैं, और समवर्ती सूची में दोनों के या दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं ऐसे विषयों को रखा गया है। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची है। इसके बाद फिर हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें है भाषाएं। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है, और वर्तमान में आप जानते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। तो आप जानते हैं भारत के बारे में कि भारत कोई एक भाषी देश नहीं है, या एक भाषा यहाँ पे प्रधान नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी भाषा हिंदी जरूर है, लेकिन भारतीय संघ ने या भारतीय संविधान में भी कोई हमारी राष्ट्रभाषा जैसी कोई चीज नहीं है। हिंदी को हमने राजभाषा माना है, और कार्यकारी तौर पे अंग्रेजी को हमने राजकीय भाषा के तौर पे जारी रखा है। राज्यों को अपने अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी राजभाषाएं स्वतंत्र तौर पे चुन सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषाएं हैं, जैसे या राजकीय भाषाएं उनको कह लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू राजकीय भाषाएं हैं, या उत्तराखंड आप जाएंगे तो हिंदी और संस्कृत वहाँ की राजकीय भाषाएं हैं। इसी तरीके से तमाम राज्य हैं, जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो तेलुगु और उर्दू वहाँ पर राजकीय भाषाओं के तौर पर रही हैं। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग राजकीय भाषाएं हैं। तो भाषाओं के मामले में भारत बहुत उदार रहा है, क्योंकि भाषाओं के आधार पर हमारे यहाँ टकराव भी रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को बताया गया है। हाँ, एक चीज इसमें यह ध्यान रखना होगा कि मूल संविधान में हमारा संविधान था उसमें 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, यानी उसमें भाषाएं कितनी थी, 14। और उसके बाद विभिन्न संशोधनों द्वारा 8 अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं। जैसे अगर आप संक्षिप्त में यहां पर देख लेंगे, जैसे सबसे पहले जोड़ी गई भाषा सिंधी थी 21वें संशोधन द्वारा, इसको जोड़ा गया था। तो जैसे 14 यहां पर ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछेगा कि मूल भाषाएं, अगर पूछ ले कभी एग्जाम में कि मूल संविधान में हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी, तो 14 थी। तो सिंधी भाषा 21वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बाकी डिटेल आप जुटा लेना। उसके बाद फिर 3 अन्य भाषाएं कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ध्यान रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 बाद की जोड़ी गई भाषाएं हैं। यानी कि पहले सिंधी जोड़ी गई किस संशोधन द्वारा, 21वें संशोधन द्वारा। फिर नेपाली और जो मणिपुरी थी, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जैसे नेपाली भाषा हमारे भारत के बड़े भाग में बोली जाती, खास करके जो दार्जिलिंग क्षेत्र है या जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर यह भाषा बोली जाती है। मणिपुरी एक अन्य भाषा है पूर्वोत्तर की। कोंकणी हमारे कोंकण प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, जिसमें गोवा का प्रदेश आता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ प्रदेश आते हैं। तो 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जैसी भाषाओं को जोड़ा गया। तो 14 यहां पर थी, इसको जोड़ने के बाद हो गई 15। ये 3 जब जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 18। संशोधन का वर्ष अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, 71वां संशोधन 1992 में हुआ था। और उसके बाद फिर 4 अन्य भाषाएं इसमें और जोड़ी गई थी। 4 कौन कौन सी, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये जो भाषाएं हैं ये 92वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो 71, 21, 92, या कह सकते हैं, जैसे आप यहां पर फिर से एक बार देखेंगे 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, और भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 61वें संशोधन 1967 द्वारा सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो भाषाओं की संख्या हो गई 15। सिंधी सिंध प्रांत में बोली जाती थी। बड़े पैमाने पर बंटवारे के बाद जो है सिंधी लोगों का आगमन भारत में हुआ, और इस भाषा को बोलने वाला समूह भारत में रहता है, इसलिए इस भाषा को संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया।
उसके बाद फिर 71वें संशोधन द्वारा 1992 में संशोधन हुआ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जैसी भाषाएं जोड़ी गई। फिर जो हमारा 92वां संशोधन हुआ, तो 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो जैसे बोडो आप समझते होंगे, एक बोडोलैंड की मांग पूर्वोत्तर में होती है, वहां पर बोडो भाषा बोली जाती है। डोगरी कश्मीर में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। मैथिली बिहार का एक पूरा मिथिलांचल प्रदेश है। और संथाली भाषा झारखंड की एक प्रमुख भाषा है। तो 8वीं अनुसूची के द्वारा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, भाषाएं हैं। और भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। मूल भाषाएं कितनी हैं, 14 हैं। जोड़ी गई भाषाओं में पहली कौन सी है, सिंधी, संशोधन 21वां। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां। और 92वें संशोधन द्वारा कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 8वीं अनुसूची आपने देख ली है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं आपको मिल जाएंगी। भाषाओं के संशोधन आपको ध्यान में रखने हैं, 21वें सिंधी, 71वां और उसके बाद 92वां। सन आपको ध्यान में रखना है 67। 21वां संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। 71वां 92 में हुआ था और 92वां संशोधन 2004 में हुआ था। तो इस तरह से ये जो हमारी भाषाएं हैं, यानी कि हमारी जो 22 भाषाएं हैं, उनको आपने जाना। अब आप ये भी जानते हैं कि 8 जो हमारी अनुसूचियां थी वो मौलिक अनुसूचियां थी, मूल अनुसूचियां थी। और उन अनुसूचियों के बाद फिर जो बाद की 4 अनुसूचियां हैं वो जोड़ी गई अनुसूचियां हैं। जोड़ी का मतलब ये है कि वो बाद में जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हम सब बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है और ये क्यों जोड़ी गई थी, पहले इस बात को हम समझते हैं। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका थोड़ा इतिहास वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षिप्त में आप इतना जानिए कि भारत की आजादी के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था भूमि सुधार। तो भूमि सुधार में तो वैसे तो व्यापक मुद्दे आते हैं, बहुत सारी चीजें भूमि सुधार में आती हैं, लेकिन उस समय भूमि सुधार में 2 बहुत बड़ी बातें शामिल थी। एक तो जमींदारी उन्मूलन करके जो मध्यस्थ वर्ग है, यानी कि किसान और सरकार के बीच में जो मध्यस्थ वर्ग है, बिचौलिया वर्ग है, उसको समाप्त करो। और उसके अलावा इसमें एक और चीज थी, सीलिंग कानून। सीलिंग कानून का ये मतलब था कि जिनके पास भी बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उनकी जमीनों के एक अधिकतम सीमा निर्धारित करके बची हुई जमीन को लेकर के जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं, उनको बांट देना। तो आजादी के बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि जमींदारी उन्मूलन करना और अतिरिक्त भूमि को जो बहुत बड़े भूस्वामी हैं उनसे ले करके जो वास्तविक तौर पे मतलब जो है जिस वर्ग को जमीनों की जरूरत है उसको देना। इसके लिए विभिन्न राज्यों ने कानून बनाए, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि भूमि किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो भूमि आवंटन या भूमि सुधार के लिए बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए, लेकिन इन सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर, खास करके संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 और इसके अलावा अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी। संपत्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को मान्यता देता था। तो बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर डाले जाते थे कि संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए कोई भी सरकार हमारे जमीन को या अन्य जो भी हमारी संपत्तियां हैं उनको छीन नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। तो 9वीं अनुसूची को मुख्य तौर पे उन भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने के लिए संविधान में जोड़ा गया था, यानी इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल भूमि सुधार कानून है, इसमें कुछ और चीजें भी हैं। अनेक राज्यों ने बाद में जो भी उनको उचित लगा इसको डाल दिया या इसी अनुसूची में डाल दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न मतलब मुद्दा है कि जो 9वीं अनुसूची है वो न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है मतलब कि यदि 9वीं अनुसूची में कोई प्रावधान डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। और ये काम किया क्यों गया था, ताकि भारत में जो भूमि सुधार है उनको क्रियान्वित किया जाए या उनके कानूनों को संरक्षित किया जाए। तो मेरी समझ से आप इसको बेहतर समझ गए होंगे कि 9वीं अनुसूची क्या थी, विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानून। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो भूमि सुधार कानून है वो किसके हैं, विभिन्न राज्यों, क्योंकि भूमि किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो इस भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने के लिए, संरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची संविधान में पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी।
और इसको जोड़े जाने का उद्देश्य था कि विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय की जांच से बचाना या इनको गैर न्यायोचित कर देना, न्यायालय के दायरे से बाहर कर देना, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। और बाद में फिर गोलकनाथवाद और उसके बाद फिर केशवानंद भारतीवाद, इन सब मामलों में जाकर के स्थितियां स्पष्ट हुई। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या इसकी जांच हो सकती है? तो साधारण जवाब ये होता है कि 9वीं अनुसूची वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें इनमें उन कानूनों को डाला गया जिनको संरक्षण की जरूरत थी। तो ये एक सामान्य सा कथन है कि 9वीं अनुसूची वाद योग्य नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्धारित किया गया है कि 24 अप्रैल 1973 के जो पहले के कानून 9वीं अनुसूची में पड़े हुए हैं उनकी समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून या कोई भी प्रावधान 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। तो फिर से आप एक बार ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संशोधन 1951 द्वारा। इसको जोड़े जाने का उद्देश्य क्या था? विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देना, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको न्यायोचित दायरे से बाहर करके उनको संरक्षित करना। मामला क्या था कि भूमि एक संपत्ति मानी जाती थी, और जब संपत्ति का मौलिक अधिकार है तो यहाँ पे एक प्रकार का टकराव होता था। टकराव किस आधार पे होता था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि राज्य आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास करेगा, इसके लिए राज्य संसाधनों का समान बंटवारा सुनिश्चित करेगा, और इसके लिए भूमि, भारत में उस समय क्या था कि भूमि पर एक खास वर्ग का कब्जा था। तो जब भी कोई राज्य भूमि सुधार कानून बनाता था तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती या हाई कोर्ट में चुनौती उस समय दी जाती थी। जो आपके प्रसिद्ध वाद हैं केशवानंद भारती, गोलकनाथ, उसमें ये मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। तो ये बहुत लंबा टकराव चला। केशवानंद भारती वाद के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हुई जब माना गया कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों की तिलांजलि दी जा सकती है, या ये कह सकते हैं कि खास करके 39B और C को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तब जाकर के स्थिति स्पष्ट हुई। तो मुख्य मुद्दा भूमि सुधार कानून का था। जैसे कई बार एक परीक्षा में देने गया तो उसमें पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के भूमि सुधार कानून किस अनुसूची में है, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य के जो भूमि सुधार कानून है वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं ताकि वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए। चूंकि ये एक सकारात्मक कदम था, इसलिए कोर्ट ने भी इस बात को माना और उसने इस बात को कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो कानून इसमें पड़े हुए हैं हम उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। इसके बाद यदि कोई कानून डाला जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा कोर्ट का स्टेटमेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो ये हमारी 9वीं अनुसूची है। इसमें क्या है? विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानून है, और ये प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद फिर आती है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है, यानी कि ये जोड़ी गई है 52वें संशोधन 1985 द्वारा। और इसमें आते हैं दल बदल कानून। तो इसका भी एक लंबा इतिहास है। 10वीं अनुसूची सरल भाषा में तो आप ये तो जान ही गए होंगे कि किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और इसमें आता क्या है। तो 52वां संशोधन 1985 में किया गया था तत्कालीन सरकार राजीव गांधी सरकार के काल में, और इसमें दल बदल कानून बना करके दल बदल को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इसका भी एक लंबा इतिहास है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में हम सब समझते हैं। भारत में जो पहले आम चुनाव थे वो 1952 में संपन्न हुए थे। 1952, फिर 57, फिर 62, ये 3 चुनाव में अधिकांश राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो कहीं पर भी दल बदल जैसी कोई स्थिति नहीं आई। नेहरू जी की मृत्यु के बाद खास करके कुछ दिक्कतें पैदा हुई, और पहले लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और कांग्रेस के अंदर आंतरिक विभाजन काफी तीव्र हो गया। तो 1967 के चुनाव में काफी विपक्षी लोगों ने
जैसे राम मनोहर लोहिया एक हुए, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का एक नारा दिया, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के विरोधी थे। तो 67 में कई राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, हालांकि केंद्र में वो किसी तरीके से, या कह सकते हैं कि थोड़े मार्जिन के साथ अपना बहुमत बनाए रखने में सफल हुई। इसी बीच दल बदल को खूब सारा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि कई राज्यों में स्पष्ट बहुमत न होना, गठबंधन सरकारों में मंत्री पद का लालच या विधायकों के बीच में ऐसे लालच। केंद्र में तो ऐसा नहीं हुआ, केंद्र में दल बदल से ज्यादा दिक्कत नहीं आई, केंद्र सरकार 67 के बाद चलती रही, लेकिन राज्यों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। और ये समस्याओं को देखते हुए फिर बाद में जब राजीव गांधी सरकार आई तो उसने एक संशोधन रखा, 52वां संशोधन 1985, जो पारित हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और 10वीं अनुसूची में क्या रख दिया गया? दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची में क्या आते हैं? दल बदल कानून, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। ध्यान रखना है आपको, 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें क्या आता है? इसमें आती हैं पंचायतें। तो इसका भी एक लंबा इतिहास है, पंचायतों के टॉपिक में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में गांधी जी का स्पष्ट मत था कि पंचायतें होनी चाहिए, किंतु आजादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो पंचायतों को नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया और पंचायतें स्थापित नहीं की गई, या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। उसके बाद फिर सामुदायिक, जैसे कुछ ऐसी प्लान आए, जैसे जैसे एक सामुदायिक सेवा या सामुदायिक सेवा योजना, या एक राष्ट्रीय प्रसार योजना, इस तरह की योजनाएं शुरू की गई जो पंचायतों के विकल्प के तौर पे काम करने वाली थी, लेकिन वो असफल हुई। बाद में बलवंत राय मेहता कमेटी, और फिर अंत में एक लंबी यात्रा है, इसको हम पंचायत के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो 73वां संशोधन 1992 पारित किया गया। इस संशोधन का स्पष्ट उद्देश्य था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। तो एक लंबी यात्रा है, जैसे आप पढ़ेंगे अगर क्रमबद्ध, तो नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों को अनुच्छेद 40 के तहत डाल दिया गया था, यानी कहा गया था कि राज्य को पंचायतों की स्थापना करनी होगी, या ऐसा निर्देश उसको दिया गया। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो पंचायतों को आरंभ नहीं किया गया। पंचायतों के स्थान पर, जैसा मैंने बताया, कुछ अन्य प्लान आए, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी आई। 2 अक्टूबर 1959 को औपचारिक तौर से राजस्थान से पंचायतों की शुरुआत हुई, लेकिन इन सब के बाद भी पंचायतों को अधिक दर्जा या अधिक अधिकार देने की बात चलती रही, और विभिन्न कमेटियों और विभिन्न सुझावों के बाद 73वें संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और साथ ही साथ भारतीय संविधान में एक भाग 9 भी जोड़ा गया। आगे हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 के विभिन्न अनुच्छेदों में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए उसके बारे में सारे प्रावधान किए गए। तो मतलब 11वीं अनुसूची में आपको संक्षिप्त रूप से समझना है, ये 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय आवंटित किए गए और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक नया भाग भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, जो आगे हम इसकी कहानी बताएंगे। भाग 9 भारतीय संविधान में पहले था, फिर बाद में वो खाली पड़ा था, या उसको एक प्रकार से निरसित कर दिया गया था। बाद में पंचायतों को इसमें जोड़ दिया गया। तो पंचायतें किस में आती हैं? भाग 9 में आती हैं, अनुच्छेद 243 के विभिन्न पार्ट्स में, और इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वें संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायतें जोड़ी गई हैं, और भाग 9 जोड़ करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ एक और अनुसूची आपको देखनी है, 12वीं अनुसूची। तो जो हमारी 12वीं अनुसूची है वो 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। आप संशोधन लिखे ना, 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें जो नगर निकाय हैं, ये जो हमारी नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय, नगर पालिकाएं, जो भी आप कह लीजिए, इसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें आती हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी कि जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसी के साथ साथ नगर निकायों को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और भारतीय संविधान में
एक नया भाग 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के विभिन्न प्रावधानों में पंचायतों के साथ साथ 12वीं अनुसूची भाग 9 का के साथ साथ नगर निकायों या नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये आपकी 12 अनुसूचियां हैं। संक्षिप्त में मैंने कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें बताने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 8 अनुसूचियों के विषय, शेष 4 अनुसूचियां किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं और उनके विषय, और फिर इनसे जुड़ी हुई कुछ इतिहास से भी बातें हुई हैं, उनको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो ये आपकी 12 अनुसूचियां हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले लेक्चर में हम भाग पर डिस्कस कर लेंगे।